मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये बहुत प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन है, और कोशिश तो इस तरीके से मारीदेव बर्मानी जी ने दिया है कि वो रिजल्ट में चमक करके आया है। जस्ट एक नंबर, आप स्टेट टॉपर को तो जानते हैं, 690 पे आए हैं त्रिपुरा स्टेट से टॉपर, और 689 सेकेंड टॉपर का है जिनका नाम है मारीदेव वर्मा जी, जिन्होंने AIR ऑल ओवर इंडिया जो इनकी रैंक थी वो थी 912, लेकिन इनकी कैटेगरी में जो ऑल ओवर इंडिया रैंक थी वो थी 6। बायोलॉजी में 355 स्कोर करने वाली, और फिजिक्स में 163, और केमिस्ट्री में जस्ट एक क्वेश्चन गलत करके और एक क्वेश्चन मिस हो गया था, वो था टोटल इनका केमिस्ट्री में स्कोर 171। फाइनल टोटल स्कोर बना 689, और आपके स्टेट से वन एंड ओनली पहली और अकेली लड़की इस बार की होंगी नीट 23 में जो एम्स दिल्ली के लिए जा रही हैं। तो इन्हीं से सीखेंगे कि आप क्या सीख सकते हैं। इन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, 2 साल कैसे लोकस एकेडमी में इन्होंने अपनी स्टडी अच्छी रखी और फाइनली ऐसा रिजल्ट दिया, क्या क्या इन्होंने किया, और वैसी चीज़ आपको करने से ये और मोटिवेट करेंगे कि किस तरीके से वो आप कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मारी जी से जानेंगे कि किस तरीके से लोकस एकेडमी ज्वाइन किया और ये नीट का इंडिविजुअल स्कोर कैसा था। तो जब मैंने पहली बार क्लास 11 में मैं पहुंची तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन से टीचर को रखने चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा हमारे प्रिपरेशन के लिए। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त क्लासमेट्स उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर मैं लोकस एकेडमी ज्वाइन करूँ, वहाँ पर GT सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर तभी तो ऑनलाइन था कोरोना की वजह से, मैंने सोचा कि पहले थोड़ा देख लेती हूँ फिर डिसाइड करती हूँ कि सच में कंटिन्यू करना है या नहीं। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे सब कुछ अचानक से क्लियर हो गया। मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा था NCERT, बट उसके बाद जब सर ने समझाया और नोट्स जिस तरह से सर देते थे वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी मैं श्योर हो गई थी कि 2 साल तो यहीं पर ही कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो एक बार स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि क्या कभी आपने सोचा था कि नीट 23 में आप इतना अच्छा स्कोर करेंगी और लगभग टॉप कर जाएंगी स्टेट में। मेरे लिए तो टॉपर जैसा ही है, क्योंकि इन्होंने 2 साल ऑफलाइन में सेकंड बेंच पे बैठ करके क्लास किया, फर्स्ट बेंच पे बैठ करके इनकी जगह वो टेबल देखता हूँ तो अभी तो मैं बच्चों को बोलता हूँ देखो यहाँ पर बैठने वाली बच्ची 689 लेकर आई, तो तुम्हें भी लेकर आना होगा। तो ऐसा कभी सोचा था कि हम फोड़ देंगे पूरा 689 लेकर आ जाएंगे या टॉपर बन जाएंगे? क्योंकि फुल टेस्ट में ऐसे सब जगह पर ऐसा नहीं था कि इनका टॉप चलता हो, लेकिन फाइनली जो इन्होंने बूम दिया है ना, और अगर जस्ट एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उन्हें वो आता नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो गया होगा, तो बोलेंगे क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हो जाएगा सेकेंड रैंक आ जाएगा, टॉपर बन जाएंगी, ऑल ओवर इंडिया AIR 6 बन जाएगा ST कैटेगरी में? मेरा टारगेट तो एम्स में ही जाने का सोच रही थी, लेकिन मुझे लगा टॉप 5 तक मतलब टारगेट था मेरा। तो ऐसा नहीं था कि कोई सेकंड हो जाऊंगी, इतना कुछ नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको ऑलरेडी टेस्ट में 690 के आसपास 680 मिल जाता था, तो मेरा तो ज़्यादातर 650 के आसपास ही रहता था। तो मुझे लगा टॉप 5 या टॉप 10 हो जाऊँगी। बट अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सरप्राइजिंग है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं क्योंकि देव वर्मा जी दिल्ली के लिए जा रही हैं, और जो कभी सपना हो और वो सच होने लग जाए तो फिर तो अच्छा लगता ही है। और वो सभी बच्चे जो बीच बीच में डीमोटिवेट होने लगते हैं, क्या आपके भी लाइफ में ऐसा था 11-12 में कि कभी कभी ऐसा अंदर से आया हो कि बिल्कुल रोना जैसा आया हो, बिल्कुल मन ख़राब हो गया हो कि ऐसा लगता है जैसे सब चला जाएगा हाथ से, ऐसा कभी फेज़ आया था? हाँ, तो क्लास 11 में जब सब कुछ नया था, फिर सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था, फिज़िक्स केमिस्ट्री एकदम सब कुछ नया चल रहा था, तो मैं एक ब्रेक डाउन हो गई। मैं नहीं बोलूँगी कि डिप्रेस हो गई, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस टर्म है, और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं डिप्रेस नहीं हुई, क्योंकि उससे निकलना बहुत टफ है। तो मैं ब्रेक डाउन हो गई थी, मेंटली ब्रेक डाउन हो गई, मैं रोने लग गई थी एक पॉइंट पर। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि जितना मुझे खुद पर भरोसा नहीं था मेरे पेरेंट्स को, उससे ज़्यादा मुझे खुद पर भरोसा। तो उनको देख के मैंने सोचा कि उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है। और ऐसे कुछ टाइम पे टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आ जाते थे, बहुत ही कम आ जाते थे, तो वो देख के मैं और भी दुख हो जाती थी। बट वो था कि कंटिन्यू करना है, अभी ये सब कंटिन्यू करके लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। बस अभी पढ़ते रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, परसिस्टेंट होना है हमें। और सब कुछ जैसे कि जो MCQ जो टीचर हमें देते हैं, जैसे कि सर ने हमें बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स दिए, उसको भी करते रहना है। तो वही करके फिर फाइनली ये सब जो अप्स एंड डाउन्स होते रहे मेरे लाइफ में, बट वो मैंने मेंटेन रखा, ये सब प्रोसेस को मैंने फाइनली कंटिन्यू करके अभी मुझे ये जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत अच्छा हुआ।
अच्छा, ये बताएंगे जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा स्कोर बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे लेकर आते हैं, तो क्या आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है या नॉर्मल फैमिली, सिंपल? मम्मी पापा का कुछ स्ट्रगल बताएंगी, कहाँ से निकल करके अब आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं? मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ही हूँ। मेरी मम्मी होम मेकर है, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि घर में ज़्यादा ही मतलब मैं हर चीज़ें अफोर्ड कर सकती थी। जैसे कि कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो लोग एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे ट्यूशन लेते हैं या फिर बहुत सारे मटेरियल्स खरीदते हैं, तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और मेरे पेरेंट्स भी कभी कभार चिंता करते थे कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ वो जो बुक्स मेरे दोस्त लेते हैं वो लोग नहीं दे पा रहे। बट मैंने उनको बोला कि आप लोग चिंता मत करो, मैं जैसा हो सके मैं ट्राई करूँगी। जो क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारे लाइक अनलिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। जो सर तो इधर ट्यूशन में टीचर्स कराते ही हैं, बट यूट्यूब में भी मिलता रहता है थोड़े बहुत फ्री कंटेंट्स, तो वही उसी से ही मैंने सॉल्व करके, हाँ मैं एकदम क्या कहूँ मैं, हाँ वही प्रिपेयर किया। नहीं था। देखो, इन्होंने जो बोला है ना कि एक छोटी सी बात कि जो भी इनको चीज़ें मिला, जितना भी सोर्स था इनके पास, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया। और ये इतना नहीं देखा कि उस कोचिंग का मटेरियल नहीं इनके पास, उस कोचिंग का मटेरियल नहीं, एलेन आकाश, रेजोनेंस, इतनी सारी चीज़ों को सारे पेरेंट्स को दिला पाना बहुत टफ होता है यार। सब जगह पैसे लगते हैं, और पैसे सारी फैमिली में अगर एक दो बच्चे हैं तो सब पे खर्चा होना है, फैमिली चलानी है, इतने सारे पैसे इतने आराम से मेंटेन नहीं होते। तो जितने रिसोर्सेज थे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके, और इनका एक टीचर यूट्यूब भी था, तो यूट्यूब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख करके, जब इनको कोई नया टॉपिक कहीं से भी सीखना हुआ, एक्स्ट्रा चीज़ सीखना पड़ा, किसी टेस्ट में कुछ अलग से आ रहा है, वो सब मैनेज करके अपने आप को बिल्कुल अपने जो फाइनल लड़ाई के लिए तैयार करना था अच्छे से तैयार किया। अच्छा, तो ये बताएंगी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं कि वो कैसे बोर्ड के साथ अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को मैनेज करें और बोर्ड्स को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड के चक्कर में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मैंने देखा स्टेट टॉपर जैसे बच्चे भी रिपीट करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आप स्टेट टॉपर हैं बोर्ड में और फिर रिपीट करके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, कितना वेटेज देना चाहिए बोर्ड को और कंपटीशन को, जिससे कि कंपटीशन भी क्रैक हो जाए और बोर्ड में भी हो जाए? तो मेरा पहले से ही मानना था कि अगर मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रही हूँ कि बोर्ड और एंट्रेंस का सिलेबस सेम ही है, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने मतलब एंट्रेंस के लिए सब कुछ अच्छे से कर लिया तो ऑटोमेटिकली बोर्ड्स साथ ही साथ मतलब कंप्लीट हो रहा है। और स्पेशली जब बोर्ड्स के टाइम पे कुछ एक महीने पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं वो नोट्स कैसे बनाऊंगी, बोर्ड्स में कैसे लिखूंगी, क्योंकि यूजुअली एंट्रेंस में तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और लेकिन बोर्ड्स में हमें वो लिखना पड़ता है। तो मैंने बस एक महीने या 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने पहले मैंने वो डिसाइड मतलब प्रैक्टिस किया और थोड़े बहुत सैम्पल पेपर्स देखे। और ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स लोग चिंता करते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा भी करना पड़ेगा साथ एंट्रेंस के साथ साथ, बट मैं बोलती हूँ कि मतलब अगर हम एंट्रेंस पे फोकस करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली बोर्ड्स हो जाता है। ये फाइनली जो इन्होंने लाइन बोली ना कि अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, सीरियसली अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं, तो फाइनली बोर्ड्स पढ़ते मतलब कंपटीशन पढ़ते पढ़ते बोर्ड्स के लेवल में बस आपको लिखना होता है। 1-2 महीने इन्होंने प्रैक्टिस कर लिया और हो गया। बोर्ड्स का एक बार परसेंटेज बताएंगे? मेरा बोर्ड्स में 96.2% था। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई 70% के आसपास आके गिर गई हूँ। 2 महीने इन्होंने किया क्योंकि इन्होंने कंपटीशन अच्छे से कर रखा था, तो बस क्वेश्चन फॉर्मेट देखना था, सैम्पल पेपर देखा 1-2 महीने अच्छे से और बोर्ड का पूरा हो गया। अच्छा, बताएंगे क्या इंडिविजुअल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कितने ट्यूशन रखे थे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और लोगों को ये भी डाउट रहता है कि कितना ट्यूशन रख लिया जाए, कितने टीचर्स हो जाएँ। तो केमिस्ट्री के कितने टीचर्स रख लिए थे, बोर्ड अलग कंपटीशन अलग, इस तरीके से, या फिर सबके 1-1 टीचर? सबके एक ही टीचर था। पहले तो मैंने पीसीएमबी क्योंकि सब्जेक्ट लिया था, तो पीसीएमबी का मैंने हर सब्जेक्ट का एक ही टीचर था, फिजिक्स का एक, बायो, केमिस्ट्री एक, सब कुछ, और मैथ्स का। और लास्ट के 3 महीने पहले मैंने मैथ्स का ट्यूशन छोड़ दिया था क्योंकि अभी मुझे मतलब एंट्रेंस में फोकस करना था। तो सिर्फ इन्हीं टीचर्स के हेल्प से मतलब मेरा ये हो गया पॉसिबल। चलिए, अच्छा तो कैसे मिडिल बैकग्राउंड से आकर के कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना अच्छा दे करके लगभग स्टेट में टॉपर बन करके मारीदेव वर्मा जी ने जब इतना अच्छा किया, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतनी जान देते हैं, इतनी सारी चीज़ें वो जो बुक डालो दे देते हैं, सब सारा कंटेंट दे देते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंटेंट तो बहुत सारा खरीद लेते हैं लेकिन अच्छे से वो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप बताएंगे क्या कि जो बाहर से स्टडी मटेरियल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी एनसीईआरटी है? क्योंकि बहुत
सारे लोग एलन, आकाश, जैसे राजदीपा से मैं कल ऐसे ही बात कर रहा था तो उसने बोला सर मैंने आकाश का ले तो लिया था लेकिन एक दिन मैंने 2-4 घंटे देखा था, उसके बाद मैंने छुआ नहीं कभी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि कंटेंट, कितना ज़्यादा कंटेंट जो बाहर से कोचिंग के फिज़िक्स वाला हो गया, एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, यहाँ से अगर लोग कंटेंट खरीदते हैं तो उसका कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। फिर मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी सब कुछ है बायो के लिए, स्पेशली एनसीईआरटी बाइबल, एनसीईआरटी कुरान, एनसीईआरटी गीता है। और फिज़िक्स के लिए भी एनसीईआरटी, क्योंकि अभी फिज़िक्स में तो वो असर्शन रीजंस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए भी एनसीईआरटी अच्छे से करना है। और वो केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक वो सब एनसीईआरटी है। और फिर जो मुझे ट्यूशन में मटेरियल मिल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक हो, वो ट्यूशन में इतने अच्छे से मिल रहा है कि ट्विस्ट और टर्न्स के साथ जो सिंपल क्वेश्चन को भी सर बहुत अच्छे से देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि नीट में किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे लिए तो वही सफिशिएंट था। और फिर मैंने पहले फ्यू मंथ्स पहले 11 में मैंने सोचा मैं आकाश का ट्राई करूँगी, 1-2 टेस्ट दिया बट फिर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि ट्यूशन में ही जो सर के एनटीएस के क्वेश्चंस या फिर दूसरे ट्यूशन के जो टेस्ट दे रहे हैं सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके कंपैरिजन में, और वही मेरे लिए सफिशिएंट था। एक फाइनल क्वेश्चन, इन्होंने बीच में एनटीएस की बात करी थी तो मैं पूछ लेता हूँ, एनटीएस तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन एनटीएस के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया? क्योंकि जब तक मैंने देखा एनटीएस नहीं रहता नीट टेस्ट सीरीज़ वाला, तब तक बच्चे इधर उधर कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, लेकिन जब ये नीट टेस्ट सीरीज़ का पूरा 1 साल का पूरा चार्ट आ जाता है कि ये चैप्टर इस दिन, ये चैप्टर इस दिन, ये चैप्टर इस दिन, फिर फुल चैप्टर इस दिन, ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो किस तरीके से आपको हेल्प मिला नीट टेस्ट सीरीज़ के जो यहाँ पर चलती है? एनटीएस में तो सर ने वो एक टाइम टेबल दे देते तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरह से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर थोड़ा एक साथ पढ़ के या फिर कौन सा वास्ट चैप्टर है, और हमें अपनी जो कमज़ोरी है या फिर हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स उनके बारे में हमें पता चल जाता है। और सर के क्वेश्चंस को अगर हम मतलब सॉल्व करने के बाद घर में जाके हम अगर एनालाइज करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइजिंग द क्वेश्चंस और हमने क्या गलती की, सिली मिस्टेक्स या फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स जहाँ पर हम थोड़े छूट जाते हैं, वही बहुत हेल्पफुल था एनटीएस। चलिए, तो अगर आप भी एनटीएस पढ़ते हैं, बीच बीच में छोड़ना शुरू कर चुके हैं एनटीएस, तो कंटिन्यू रखिए, अच्छे से हार्ड वर्क देते रहेंगे तो एनटीएस में थोड़े कम भी स्कोर आते हैं ना तो आप एग्ज़ाम में अच्छा ही स्कोर फोड़ देते हैं। बस कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने बोला कि अगर आप पार्ट टेस्ट देते रहते हैं वहाँ पर आपको वीक टॉपिक्स आपके पता चल जाते हैं कि ये आपके वीक टॉपिक्स हैं, उसको सर्कल करो कि ये वीक हैं तो इनको अच्छा करना है, पार्ट टेस्ट देने हैं इसके, और कहीं ना कहीं से ये टॉपिक अच्छा कर लेना है। फाइनली एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, ट्राइबल्स बच्चे हैं, उनके लिए अगर 2-4 लाइनें बोल दें कि वो भी अच्छा कर सकते हैं यार, वो भी टॉपर बन सकते हैं स्टेट में, और इस तरीके के नंबर 689 ऑल ओवर इंडिया 6 रैंक लेकर आना अपनी कैटेगरी में, तो कैसे बोलेंगे कि आप लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में यार माइंडसेट रहता है कि रिजर्वेशन है तभी ऐसा हो गया, रिजर्वेशन है तभी ऐसा हो गया, लेकिन एक बार तो सोचो कि ये 689 ये रिजर्वेशन तो थोड़ी ना आया, ये तो मेहनत से आया ना। अगर 1-2 नंबर और आता तो टॉपर ही थी बच्ची। तो कैसे अपनी कम्युनिटी को बोलेंगे कि आप भी विश्वास रखिए, बिलीव रखिए और बहुत अच्छा कर सकते हैं? थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, मन करे तो कॉकबोरक में ही बोल दीजिए, क्योंकि जो बच्चे आप लोगों में रहते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं, इस वजह से वो थोड़े से दबे दबे से रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब मारी देव वर्मा कर सकती है तो वो सारे देव वर्मा, रियांग जो भी इसमें हैं वो सारे लोग अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा आप अपने लैंग्वेज में बोल दें। तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि पहले तो बहुत कम लोग थे कि जो उनको भरोसा था कि वो कर सकते हैं, लेकिन क्या था कि सोसाइटी में ये सब जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट चल रहा था तो हमें डाउट हो जाता था कि हमारी कम्युनिटी के लोग कर पाएंगे भी या नहीं, इतने कंपटीशन में हम लोग उनको टक्कर दे पाएंगे या नहीं। बट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम मेहनत करते तो ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी के लोग कमज़ोर है पढ़ाई में या फिर ऐसा नहीं, बट हमें अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छे से मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं। चिंग वो खाइमनो चिनी फानतो हो, सो वी कैन डू इट। कि ऐसा मतलब हमें खुद को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं, ये सब हमें बस करते रहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के भी लोग आएँ और वो लोग हमारे स्टेट का भी नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली हैं। भगवान करे आप भी अच्छा करें। और इस बार बहुत सारे मेरे नाम में जो बच्चे हैं, जैसे लकी त्रिपुरा, उसने जेई मेंस में भी अच्छा किया, एडवांस में भी अच्छा कर रहा है, नीट में भी उसने अच्छा किया है,
ऐसे ही रिचर्ड देव वर्मा, ऐसे ही हम थक त्रिपुरा, इन सब बच्चों ने अच्छा किया है। बस थोड़ा सा और जान लगाने की ज़रूरत है, तो आप भी अच्छा करके दिखाएंगे। और जैसा इन्होंने बोला, आप स्टेट का नाम रोशन करें, आप भी एम्स दिल्ली की तरफ जाएं, ये आपके सीनियर हों, आपकी पूरा हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी अच्छे लोगों के साथ जो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे नीट 23 में उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मारी देव वर्मा जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और लोकस एकेडमी की तरफ से इनके फ्यूचर में आने वाले जितने भी विषय हैं वो पूरी हो जाएं, यही मेरी कामना है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।